काल सर्प योग का मतलब ये होता है कि अब सारे प्लैनेट राहु केतु की एक्सिस के बीच में होते हैं, मतलब राहु केतु के एक तरफ होते हैं, तो हम कहते हैं उसको काल सर्प योग। और एग्जैक्टली सारे प्लैनेट जो है वो अंदर होने चाहिए, राहु केतु की एक्सिस के एक तरफ होने चाहिए। और आपने देखा होगा जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं आंशिक है, एक प्लैनेट है, दो प्लैनेट हैं तभी भी आंशिक कह देते हैं, तीन प्लैनेट हैं तो बहुत से वो भी आंशिक बोल देते हैं उसको, और आपसे सारा उपाय करा लेते हैं। तो पहली चीज तो है कि वी हैव टू बी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये जो सारे प्लैनेट जो हैं वो राहु केतु की एक्सिस के एक तरफ होने चाहिए, अगर नहीं है तो काल सर्प योग नहीं है। और कुछ केसेस में जो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है काल सर्प योग बुक की तरह उसको मानते हैं, वो भी कुछ चीजें हैं। कहते हैं कि सैटर्न अगर 8th हाउस में है फ्रॉम द राहु, so that also gives the effect similar to काल सर्प योग, अगर सैटर्न जो है राहु से 8th हाउस में है। या कहते हैं कि राहु और केतु अगर मून से 8th हाउस में है तभी भी जो है उसका इफेक्ट इस टाइप का आता है। और जब हम अभी अष्टकूट मिलान पढ़ेंगे, मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप करेंगे, तो आप देखेंगे योनि एक चीज होती है, तो योनि अगर सर्प योनि होती है तभी भी हम कहते हैं कि वो उसका जो कुछ इफेक्ट आपका काल सर्प योग की तरह मिलता है। बट मेन जो है लास्ट वाला है कि ऑल प्लैनेट बिटवीन द एक्सिस ऑफ राहु एंड केतु, ऑल प्लैनेट, अगर एक भी प्लैनेट बाहर है तो काल सर्प योग नहीं होगा। जैसे आप कोई भी अगर हॉरोस्कोप देखें, इसमें देखिए कैसे बन रहा है काल सर्प योग। तो राहु और केतु एक्सेल में सारे प्लैनेट्स हैं सर। हाँ, हमें देखना पड़ेगा सैटर्न केतु इकट्ठे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो हाँ, हमें डिग्री वाइज देखना पड़ेगा वेदर सैटर्न गोज इनसाइड और नॉट। ओके। तो सैटर्न की डिग्री कितनी है यहाँ पर? 18 डिग्री। 18, राहु भी और 17। 17, तो राहु पहले रह गया, सैटर्न आगे चला गया, ये मतलब हुआ। It means all the planets are on the one side of राहु केतु एक्सिस। वो इस तरफ भी हो सकते हैं, इस तरफ भी हो सकते हैं, बट सारे प्लैनेट जो है एक तरफ होने चाहिए, जैसे यहाँ पर है, ये इस साइड में भी हो सकते हैं, इस साइड में भी हो सकते हैं। तो दोनों केसेस में जो बनेगा वो काल सर्प योग होगा कि सारे के सारे प्लैनेट राहु केतु की एक्सिस के अंदर होने चाहिए। और अगर एक भी प्लैनेट बाहर है, मान लीजिए कि सैटर्न का डिग्री यहाँ पर ये जो कितना है 18 है, 18 की जगह 16 होता तो केतु अंदर चला गया था और सैटर्न पहले रह जाता, तो फिर काल सर्प योग नहीं बनता, फिर जो है काल सर्प योग नहीं बनेगा। तो सैटर्न शुड आल्सो गो इनसाइड तभी बनेगा, या सारे प्लैनेट जो है वो एक तरफ होने चाहिए, तो इसको हम काल सर्प योग कहते हैं। बट लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं कि एक प्लैनेट भी अगर बाहर होता है, इसी को देख लेंगे, वो डिग्री विग्री की तो पता ही नहीं उनको कुछ भी, बट कह देंगे काल सर्प योग है। या एक भी प्लैनेट अगर बाहर है, या इवन दो प्लैनेट भी बाहर हैं तो भी कह देते हैं, मैंने तो ऐसा देखा 3-3 प्लैनेट बाहर हैं, उसको भी काल सर्प योग कह देते हैं वो लोग। तो पहली चीज तो यह है कि सारे प्लैनेट जो है राहु केतु की एक्सिस के अंदर होने चाहिए। दूसरा जो मेन क्वेश्चन है कि अगर काल सर्प योग होगा तो क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। और नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो सारा दोष आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं हो रही, हेल्थ खराब है, भाई काल सर्प योग है इसकी वजह से हो रहा है, तो आपकी बार बार वो काल सर्प योग के उपाय कराते रहते हैं आपको। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि काल सर्प योग का डे टू डे लाइफ से कोई मतलब नहीं है, ना आपकी स्टेटस से मतलब है, ना फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब है, ना मैरिज से मतलब है। इट इज नॉट कंसर्न विद द डे टू डे मैटर्स ऑफ द लाइफ। एक्चुअली इट ओनली इंडिकेट्स कि जब सारे प्लैनेट एक तरफ हैं तो देयर हैज टू बी सम इम्बैलेंस। वो इंडिकेट करता है कि अब तराजू की एक तरफ सारे चीज रख दीजिए तो एक इम्बैलेंस हो गया। वही ये भी इंडिकेट करता है कि जिस व्यक्ति के भी काल सर्प योग होता है देयर इज सम imbalance in the life, and imbalance means ki some of the important aspect of the life is missing, some of the important aspect of the life is missing actually, maybe in some cases maybe some marital problem,
In some cases it may be there may not be any child also. In some cases there may be serious health problem. So some of the important aspect of the life is missing. So that is the result of the Kal Sarpa Yoga, but it is not concerned with the day-to-day affair or day-to-day matter in the life actually. But most of the people, they give all the blame to Kal Sarpa Yoga only whenever there is any problem in the life. So, but that is not correct. There has to be imbalance, and that imbalance will remain. You can't avoid that also. Even अगर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू horoscope also, it had Kal Sarpa Yoga. तो उनको कोई पोजीशन में फर्क नहीं पड़ा, जो मिलना था सब कुछ मिला. Only thing is कि one of the important aspect was marital happiness. So that was missing actually. तो ऐसे ही कुछ ना कुछ जो लाइफ का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो मिस करता है. आप किसी का भी देखेंगे हॉरोस्कोप में अगर काल सर्प योग है, बट नथिंग टू डू विद द डे टू डे अफेयर्स. सर ये पता कैसे चलेगा कि उसको इम्पैक्ट क्या मिलने वाला है? हाँ, आ रहे विल कम टू दैट. ओके सर. अब डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ राहु आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ Kal Sarpa Yoga. Depending on the position of Rahu Ketu, there are 12 types of Kal Sarpa Yoga. There are 12 types of Kal Sarpa Yoga, and they say that in 12 types of Kal Sarpa Yoga, 12 तरह के Kal Sarpa Yoga होते हैं. और मतलब यही है कि जहां पर राहु का इन्फ्लुएंस होता है, जिस हाउस में राहु का इन्फ्लुएंस होता है, उससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. नॉर्थ कोरिया में पता है पिछले साल टाइफून आया था ना, उसको वजह से उनका आप अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए. क्या इफेक्ट पड़ रहा है? केला 1 किलो केला 3000 कुछ का मिल रहा है, एक पैकेट ब्लैक टी 7000 कुछ की मिल रही है, कॉफी 8-9 हजार की. सोच आ रही है नॉर्थ कोरिया में, उनके पास अभी भी कितने टन खाने की कमी है. किसका है ये? तो राहु केतु की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये 12 तरह के काल सर्प योग हैं, 12 टाइप्स ऑफ काल सर्प योग. वो कहते हैं कि जिस हाउस में राहु होता है या जिस हाउस को राहु इन्फ्लुएंस करता है, देयर इज इम्बैलेंस कंसर्न विद द सिग्निफिकेशंस ऑफ दैट हाउस. उस हाउस के जो भी सिग्निफिकेशंस होते हैं उससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होता है. तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ राहु बेसिकली. तो इसी की तरह से डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ राहु केतु, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ काल सर्प योग. अगर राहु फर्स्ट हाउस में है और केतु 7th हाउस में, राहु अगर फर्स्ट हाउस में है और केतु अगर 7th हाउस में है, देन दिस योगा इज नोन एज अनंत काल सर्प योगा. अनंत काल सर्प योगा. देन either there is some mental tension, serious mental tension, or some struggles in the life. लाइफ में बहुत जूझना पड़ता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है. और अगर राहु 2nd हाउस में है एंड केतु इन द 8th हाउस, राहु इन द 2nd हाउस एंड केतु इन द 8th हाउस, देन दिस इज नोन एज ए कुलिक काल सर्प योग. कुलिक काल सर्प योग मीन्स कि देयर मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देयर मे बी फैमिली प्रॉब्लम, और तीसरा ये है कि उसका जो लैंग्वेज है या मतलब इवन द स्पीच में नॉट बी करेक्ट, दैट में आल्सो बी इम्बैलेंस एक्चुअली. कभी कभी कुछ लोगों की जो स्पीच होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो इट में रिजल्ट इन दैट आल्सो, क्योंकि राहु अगर 2nd हाउस में होगा. Thirdly, if the Rahu is in the 3rd house and Ketu in the 9th house, तो इसको हम जो बोलते हैं वासुकी काल सर्प योगा. वासुकी काल सर्प योगा. Naturally, the problem will be concerned with the 3rd house, and 3rd house is your sibling, co-born है, या बेसिकली प्रॉब्लम जो होगी या तो को-बॉर्न के साथ होगी, या आपके अंदर कुछ हिम्मत नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कोई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होगी, तो उस टाइप की प्रॉब्लम आपको हो सकती है. Then if Rahu is in the 4th house and Ketu in the 10th house, then this is known as a Sank Kal Sarpa Yoga. So naturally, maybe some problem in education, some serious problem in the property, immovable property, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है. अगर राहु 5th हाउस में है और केतु 11th हाउस में है, तो इसको हम बोलते हैं पद्म काल सर्प योगा. So naturally, maybe some denial of progeny, या maybe some serious loss in speculation. तो उस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है. अगर राहु is in the 6th house and Ketu in the 12th house, then this is known as a महापदम काल सर्प योगा. तो naturally कुछ ना कुछ बीमारी होगी या कोई
अपोनेंट्स के साथ दुश्मनी होगी या प्रॉब्लम होगी कुछ। फिर अगर राहु 7th and Ketu in the first house, then this is known as a Takshak Kal Sarpa Yoga. Naturally, you have a serious problem in the marital life. Then Rahu in the 8th house and Ketu in the 2nd house. So this is known as a Karkotak Kal Sarpa Yoga. Because 8th house is the house of chronic disease also. So you may have some chronic disease, maybe some problem in the service, maybe some no inheritance, yeah, untimely death. So it may result in all those things. Then Rahu in the 9th house and Ketu in the 3rd house. Rahu in the 9th house and Ketu in the 3rd house. This is known as a Shankhnad Kal Sarpa Yoga. So naturally you have problem connected with the 9th house. Father के साथ कुछ problem हो सकती है, या आपका भाग्य बहुत खराब हो सकता है, उस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। राहु अगर 10th हाउस में है and Ketu in the 4th house, known as a Patak Kal Sarpa Yoga. Naturally, you have something connected with the profession. Rahu in the 11th house and Ketu in the 5th house. This is known as Vishakt Kal Sarpa Yoga. So naturally, all problem connected with the 11th house significations. Similarly, agar Rahu in the 12th and Ketu in the 6th house is known as a Seshnag Kal Sarpa Yoga. Fear from enemies, bad name throughout life, but fame after death or defeat in the disputes. So all these types of problem may be there. Now we have seen that these planets may be on either side of this Rahu Ketu axis. And just now you have seen in the horoscope of Ravi Shastri, this was on the left hand side. It may be on the right hand side also. So उसका क्या इफेक्ट होता है? उसमें एक डिसाइड करने के लिए what we do, we consider Rahu as a north and Ketu as a south. राहु जो भी है उसको हमने नॉर्थ डायरेक्शन कंसिडर किया और केतु को साउथ डायरेक्शन किया. Now there are two types of Kal Sarpa Yoga. One is eastern half and another is the western half. So eastern half is Rahu to Ketu via east, and western half is the other part of this. तो कैसे हम डिसाइड करेंगे इट इज ईस्टर्न हाफ और वेस्टर्न हाफ? राहु को नॉर्थ माना हमने, केतु को साउथ माना, एंड इफ इट इज राहु टू केतु वाया ईस्ट, राहु टू केतु वाया ईस्ट, तो इसमें कैसा था ये